गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं तृप्ति दुबे UIS एकेडमी कोरबा से। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय लगाए गए थे, जिसके अंतर्गत हमने इन सिटू एक्स सिटू ये सारा डिटेलिंग किया था। आज का जो हमारा वीडियो है उसी से रिलेटेड है, लेकिन आज अपन देखेंगे कि सरकार के द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, उनके संरक्षण के लिए कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई, समितियां बनाई गई, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, या बोलूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये सम्मेलन कब बना, इस समिति का गठन किस इंटेंशन से हुआ, इस टाइप से ही क्वेश्चन बने रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहिए ताकि एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, संस्था की बात कर रही हूँ, है ना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल इंटरनेशनल दोनों की बात कर रही हूँ। दोनों में कौन कौन सी संस्था समितियाँ भारत सरकार द्वारा बनाई गई, या मैं बोलूँ कि सरकार द्वारा बनाई गई। अगर नेशनल की बात हो रही तो भारत सरकार द्वारा बनाई गई। देखते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे CBD पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा आज डिटेलिंग कर लेते हैं इसको भी। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये क्या था, देखिए मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। 1992 में क्या हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें जैव विविधता के संरक्षण को लेकर के बहुत सारे बातें हुई थी, बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। या ये बोलूं कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है उस पर 3 बातों को, 3 विषयों को लेकर के चर्चा हुआ था। एक तो हमारा जैव विविधता संरक्षण था, दूसरा हमारा जलवायु परिवर्तन था, और तीसरा हमारा मरुस्थलीकरण था, ठीक है। तो तीनों के मतलब तीनों को जो समस्याएं थी उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या हुआ, 3 संस्थाएं बनाई गई थी, जिसमें जो हमारा जैव विविधता है इसके संरक्षण के लिए CBD बना था। वैसे ही जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को लेकर के CC करके एक संस्था बनी थी, जो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इसको CC करके याद रखिए। वैसे ही मरुस्थलीकरण को लेकर, डिजर्टिफिकेशन, ऐसा करके एक संस्था बना हुआ था, DC करके बना हुआ था। तो इसी लास्ट 2 पॉइंट से आपको याद करना था। नाम तो बहुत लंबा चौड़ा है, वो आप लोगों से याद होगा, लेकिन थोड़ा टाइम से होगा, है ना। तो इस कारण से सिर्फ मैंने ट्रिक बताया था कि लास्ट के 3 वर्ड आप याद कीजिए, उसमें भी आपको समझ आ जाएगा कि यह संस्था जो है किससे रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन में बन जाता है। जैसे कि देखिए CBD, है ना, क्वेश्चन में ये बन जाएगा कि CBD नामक संस्था किससे संबंधित है। तो लास्ट का 2 शब्द आपको दिख रहा है B और D, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा B और D मतलब बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता से संबंधित ये संस्था है। वैसे ही जो मैंने बताया जलवायु परिवर्तन, है ना, उसके लास्ट में क्या था, CC था, तो CC मतलब क्लाइमेट चेंज, ऐसा करके बना हुआ था। और वैसे ही मरुस्थलीकरण के लिए डिजर्टिफिकेशन मतलब D और C ऐसा था, ठीक। तो आपको वो तीनों लेटर्स जो लास्ट के वो याद करने हैं, फिर उनसे जो क्वेश्चन अगर बनता है कि ये किस संस्था से संबंधित है, तो आपको वो चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। क्लियर। तो अभी बात करते हैं, फिलहाल मैंने क्या बताया था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 3 बातों पर चर्चा हुई थी। मरुस्थलीकरण और जलवायु परिवर्तन अभी छोड़ देते हैं, जैव विविधता पर भी बात करते हैं, है ना। तो जैव विविधता के लिए कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी नामक एक संस्था बनी थी। इस संस्था में हुआ क्या था, तो इस संस्था में 3 लक्ष्य रखे गए थे। याद ये भी रखना है आपको कि CBD जो संस्था बनी थी उसमें कितने लक्ष्य रखे गए थे। तो 3 लक्ष्य रखे गए थे। पहला जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा जैव विविधता का विकास, और तीसरा था लाभ का वितरण। लाभ का वितरण मतलब क्या समझे आप, जैसे कि कोई देश है वो जो जैव विविधता संरक्षण के लिए ज़्यादा उपाय कर रहा है, या ये मैं बोलूँ कि उसको ज़्यादा लाभ हो रहा है उत्पाद से, है ना, और कोई ऐसा देश है जो बहुत ही हानि पे जा रहा है, जिसको बिल्कुल भी लाभ नहीं हो रहा है। तो जो लाभान्वित देश है वो अपनी ट्रिक जो हानि वाले देश हैं उसके साथ शेयर करेगा कि हमने इस टाइप से व्यापार किया, इस टाइप से कार्य किया, जिससे कि हमको उन्नति हुई, हम लाभ तक पहुँचे। तो ये था लाभ का वितरण। तो वही
तीन लक्ष्य रखा गया था CBD के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 1992 को जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें CBD का निर्माण हुआ था, ये मैंने आपको बताया। भारत ने CBD को कब स्वीकार किया, तो भारत ने CBD को 5 मई 1992 को स्वीकार किया। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि 1992 ही है, इस वजह से आपको डेट याद रखना है, 5 मई 1992 को। आगे देखिए क्या बोल रहा, जैव विविधता संरक्षण के लिए अपनाए गए 3 बिंदु। अब जैव विविधता के लिए कौन कौन सा लक्ष्य रखा गया था, निर्धारित था, ये मैंने आपको अभी बताया। अब बोल रहा है जैव विविधता संरक्षण के लिए अपनाए गए 3 बिंदु कौन कौन से थे। तो पहला है इसमें का कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। ठीक है, कार्टेजेना, अच्छा ठीक, आपको CBD में एक चीज़ और याद रखना है कि जो CBD संस्था बनी है ना, उसमें जो सदस्य देश हैं उसमें अमेरिका शामिल नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। सिर्फ अमेरिका है जो शामिल नहीं है, उसमें 196 देशों ने भाग लिया था लेकिन उसमें अमेरिका जो है शामिल नहीं है। अब आगे बात करेंगे कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। अब ये क्या है, कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। देखिए, अच्छा प्रोटोकॉल क्या होता है ये आपको पता है। प्रोटोकॉल नाम से ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ा चीज होगा, पता नहीं क्या होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, एक नियमों का समूह अपन बोल सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा मतलब जगह, कोई ऐसा प्रोटोकॉल जिसमें नियमों को समूह रूप में संजो कर रखा जाता है उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। या शॉर्ट बेस पे मैं बोलूँ तो प्रोटोकॉल मतलब जहाँ पर नियमों का समूह रखा जाता है और एक निश्चित टाइम पर उसके सदस्य देशों के साथ शेयर किया जाता है उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। बस नाम बड़ा है और बाकी कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो इसको लेकर के आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब क्या बोल रहे हैं, देखिए कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल समझ आ गया, नियमों का समूह होता है जो किसी विशेष स्थान से एक निश्चित समय पर सदस्य देशों के साथ शेयर किया जाता है और इसका ये रहता है कि जो भी नियम सदस्य देशों को बताएगा वो नियम उन देशों को मानने ही होंगे। ठीक है, तो ये होता है प्रोटोकॉल। कार्टेजेना सुरक्षा प्रोटोकॉल मतलब क्या समझते हैं, जो कार्टेजेना है ना, ये क्या है, ये कनाडा का एक शहर है कार्टेजेना करके। तो ये जो प्रोटोकॉल है वो कार्टेजेना में हुआ था, तो इस कारण से इसका नाम कार्टेजेना प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, जिसको कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। जैव सुरक्षा क्यों, क्योंकि यह जो प्रोटोकॉल है इसमें जो नियम बताए गए हैं वो जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो गया, कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। नाम का अर्थ आपको समझ आया। ठीक, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, 11 सितंबर 2003 को, ये 2003 है। ठीक है, 11 सितंबर 2003 को लागू किया गया था। क्या बोल रहा है, कार्टेजेना जो प्रोटोकॉल है वो 11 सितंबर 2003 को लागू किया गया था। सन 2000 में ये प्रोटोकॉल आया था लेकिन लागू नहीं हो पाया था, है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। ये प्रोटोकॉल आया कब, 2000 में, लेकिन लागू कब हुआ, 2003 में। डेट भी याद रखेंगे 11 सितंबर। अगर डेट याद नहीं होता है तो 2003 और 2000 ये दोनों चीज़ तो आपको याद रखना पड़ेगा। बोल रहे हैं 11 सितंबर 2003 को लागू किया गया था। वर्तमान में 171 देश हैं इसके पक्षकार में, मतलब इसके कितने देश सदस्य हैं, 171 देश सदस्य हैं, जिसमें से 103 देशों ने हस्ताक्षर किया है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखो, इससे पहले मैंने CBD के सदस्य के बारे में बताया था कि 196 देशों ने भाग लिया है। अभी अपन कार्टेजेना प्रोटोकॉल की बात करें, मिक्स नहीं करना है ना चीज़ें, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो आप। जिसके बारे में मैं बता रही हूँ उसके लिए पहले आप कंफर्म होइए कि मैं किसके बारे में बता रही हूँ। पता चला आपने कार्टेजेना प्रोटोकॉल का आया क्वेश्चन तो आपने उसमें लिख दिया 196 सदस्य। ठीक है, तो इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैं बता रही हूँ आप वही सुनेंगे। CBD में 196 सदस्य और कार्टेजेना प्रोटोकॉल में कितने सदस्य, 171 देशों ने भाग लिया था, जिसमें से 103 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। आगे देखेंगे, यह संधि जैव तकनीकी के निम्न पहलू पर विचार करती है। अच्छा, यह संधि आया क्यों था, तो जो जैव संरक्षण के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो तकनीकी यूज की जाती है उसमें विकास करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो तकनीकी है वो आई थी। और क्या बोल रहे, देखिए इस संधि में, इसी जैव तकनीकी की जो मैं बात कर रही हूँ उस पर निम्न पहलुओं पर विचार किया गया था। देखते हैं कौन कौन से पहलू हैं। पहला,
सदस्य राष्ट्र को जब यह एहसास होता है कि कोई जेनेटिक बीज या पशु उनके पर्यावरण अथवा उत्पाद को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसे प्रतिबंधित करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जो सदस्य राष्ट्र है किसके, इस प्रोटोकॉल के, कार्टेजेना प्रोटोकॉल की बात हो रही है। इसमें जो संधि हुआ था उसमें कौन कौन से बातों को क्लियर किया गया था उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो पहला बात तो ये क्लियर किया गया था सभी देशों के साथ कि मान लीजिए कोई सदस्य राष्ट्र है, ठीक है, उसको जब पता चलता है कि उसके राष्ट्र में कोई ऐसा जेनेटिक पशु है या कोई ऐसा जेनेटिक बीज है जिसके द्वारा जो उत्पाद तैयार किया जा रहा है उससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है या फिर पर्यावरण के थ्रू प्रकृति प्रदूषित हो रही है, नुकसान पहुंच रहा है, तो तुरंत ही उस राष्ट्र को उस जेनेटिक पौधा हो गया या फिर वनस्पति हो उसको प्रतिबंधित करना है। फिर चाहे भले ही उस राष्ट्र को उस जेनेटिक चीज से कितना भी फायदा क्यों ना हो रहा हो, कितना भी लाभ क्यों ना हो रहा हो। तो ये पहला पॉइंट रखा गया कि चाहे आपको कितना भी लाभ हो इससे, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई जेनेटिक बीज या पशु पर्यावरण अथवा उत्पाद को नुकसान पहुंचा रहा है तो तुरंत आप उसको प्रतिबंधित कर देंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए क्या बोल रहा, जेनेटिक रूप से सुधारे गए उत्पादों के पैकेट पर उत्पादक के विषय में विवरण लिखना अनिवार्य है। देखिए जेनेटिक रूप से मान लीजिए कोई उत्पाद है ना, उस पर सुधार कार्य किया गया है और उसके बाद हम बेच रहे हैं। जैसे मान लो कोई भी सामान है जिसको हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, है ना, तो उसको कोई ना कोई बेचता है। तो मान लीजिए बेचने के लिए कोई उत्पाद तैयार किया गया है लेकिन उसमें कुछ त्रुटि हो गई है, तो जेनेटिक रूप से उस पर सुधार किया गया है, तो उसका जो बाहर वाला पैकेट रहता है उसमें उसका पूरा डिटेल लिखना जरूरी है कि इसमें क्या त्रुटि हो गया था वगैरह वगैरह जो चीजें हैं। वही बोला जा रहा है कि जेनेटिक रूप से सुधारे गए उत्पादों के पैकेट पर उत्पादक के विषय में मतलब पूरी विवरण, पूरी उसकी जानकारी उसके पैकेट के बाहर में लिखी होनी जरूरी है। ठीक, अब देखेंगे अपन CBD के अंतर्गत COP10। तो ये क्या था हमारा कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल समझ आ गया। प्रोटोकॉल क्या होता है ये समझ आ गया, सिर्फ एक नियमों का समूह होता है जिसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल क्यों कहा गया ये समझ आया, क्योंकि कनाडा के कार्टेजेना नामक शहर पर ये हुआ था। जैव विविधता के सुरक्षा से संबंधित नियम थे, इस कारण से इसको नाम दे दिया गया कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। ये कंफर्म, ये क्लियर हो गया आपका। कब आया था अस्तित्व में, मैंने आपको बताया सन 2000 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ, लागू हुआ था ये 2003 में। कितने देश इसमें सम्मिलित थे, 171 देश सम्मिलित थे, लेकिन इस पर हस्ताक्षर किसने किया, तो 103 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस जो संधि है उसमें कौन कौन से बातों पर विचार किया गया, कौन से पॉइंट्स क्लियर किए गए ये आपको समझ आ गया। जेनेटिक से संबंधित था, एक तो कोई भी उत्पाद है उसके बारे में जो डिटेलिंग है वो उसके पैकेट में लिखी होनी चाहिए, ये रूल्स बना हुआ था। अगर किसी भी उत्पाद से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और जब राष्ट्र को इसके बारे में पता चलता है तो उसको तुरंत उसको प्रतिबंध करना है, फिर चाहे उससे कितना भी प्रॉफिट क्यों ना हो रहा हो। तो ये था कार्टेजेना प्रोटोकॉल। देखिए अगर इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत लंबा है, बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कम से कम शब्द यूज करके ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, क्योंकि नाम को पढ़कर बहुत लोग थोड़े से घबरा से जाते हैं कि ये क्या होगा पता नहीं, जैसे कि कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल नाम से बहुत बड़ा चीज़ लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। आप लोग को अब समझ आ गया होगा कि ये है क्या, सिर्फ एक नियमों का समूह है जिसको जो संबंधित राष्ट्र है, जो कि इसके सदस्य राष्ट्र है, उनके साथ शेयर करना रहता है। जिस भी बात को लेकर डाउट है उसको क्लियर करना होता है। ठीक, अब आगे देखेंगे हम CBD के अंतर्गत COP10। ठीक है, CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसके अंतर्गत ही जो संधि हुई थी COP10 करके, इसके बारे में देखेंगे। COP10 मतलब क्या समझते हैं आप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, मतलब एक प्रकार का ये सम्मेलन ही है, संधि है। देखिए क्या बोल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, जैव विविधता सम्मेलन की एक गवर्निंग बॉडी है। किसके बारे में बात हो रही, COP10 के बारे में बात हो रही। अब ये नाम ऐसा है जिसको पढ़ने के बाद लोग सोचेंगे पता नहीं इसमें क्या रहता है, लेकिन कुछ नहीं है। जो COP10 है एक प्रकार का जो सम्मेलन होता है, तो वो सम्मेलन जो है जिसके द्वारा किया जाता है ना, जो करता धरता रहता है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। वैसे ही एक COP10 है जो क्या करता है, जो भी सम्मेलन होता है उसकी एक प्रकार से गवर्निंग बॉडी
होती है। मतलब इसी के द्वारा जो कार्य है, जो देख रेख है, जो सम्मेलन है, वो इसी के द्वारा होता है और कुछ नहीं है। बस नाम ऐसा ऐसा दे दिया गया है जिसको देखकर थोड़ा सा डर लगने लगता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, जैव विविधता सम्मेलन की एक गवर्निंग बॉडी है आगे, जो हर वर्ष एक सम्मेलन कराती है। ठीक है, मैंने बताया सम्मेलन जो आयोजन करना है वो यही कराती है। कौन? COP10 किसके अंतर्गत? CBD के अंतर्गत। क्वेश्चन बन जाता है कि COP10 किस संस्था से संबंधित है, तो याद रखना है CBD से संबंधित है। और ये क्या है? जैव विविधता जो सम्मेलन होते हैं इसकी एक गवर्निंग बॉडी होती है जो कि हर साल कम से कम जैव विविधता संरक्षण को लेकर एक सम्मेलन अवश्य कराती है। 2 भी हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं साल में। ठीक है, अगर 2-3 नहीं हुआ तो एक तो जरूर होता ही है एक साल में एक बार, यही बताया जा रहा है। आगे देखेंगे, जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए यह सम्मेलन कराया जाता है। अभी यही चीज बताया मैंने आपको, तो ये था COP10, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। बस आपको जानकारी लेना है कि ये होता क्या है क्या चीज़, तो वो चीज़ समझ आ गया। COP10 क्या है? एक प्रकार का जो सम्मेलन का आयोजन करते हैं उस प्रकार का एक आयोजक है बोलना चाहिए, जो कि सम्मेलन का आयोजन करता है। ठीक है, हर साल वर्ष में कम से कम एक बार जैव विविधता संरक्षण से संबंधित एक मीटिंग जरूर बुलाता है अपने जो सदस्य राष्ट्र हैं उनका, जिसमें जैव विविधता संरक्षण को लेकर के जो भी डाउट्स हैं, या फिर जैसे कि हो सकता है बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं या फिर वनस्पति का ह्रास हो रहा है, तो ये सब जो मुद्दे होते हैं है ना, उस पर इसमें चर्चा किया जाता है सभी राष्ट्रों के साथ मिल करके। तो यही है COP10। अब आगे देखेंगे, बोल रहे हैं नगोया प्रोटोकॉल। फिर से प्रोटोकॉल मतलब मैंने आपको क्या बताया? नियमों का समूह। अब नगोया लिखा है मतलब आपको देखकर समझ आ जाना चाहिए कि जो ये वाली मीटिंग थी, जो ये वाला प्रोटोकॉल है वो नगोया में हुआ होगा। ठीक, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, 24 अक्टूबर 2010 को नगोया जापान में संयुक्त राष्ट्र के देशों ने जेनेटिक संसाधनों के हिस्सेदारी पर समझौता किया था। अब देखिए नगोया प्रोटोकॉल क्या है? जापान के नगोया नामक शहर में ये प्रोटोकॉल हुआ था, मतलब एक सम्मेलन हुआ था जिसमें सभी सदस्य राष्ट्र हैं उसको बुलाया गया था। अब इसमें मुद्दा क्या रखा गया था? तो जो भी जेनेटिक उत्पाद है ना, जो जेनेटिक उत्पाद से जितनी भी प्रॉफिट होती है उसमें सभी जो सदस्य राष्ट्र हैं उनको कितना कितना % मिलेगा, मतलब हिस्सेदारी को लेकर, जेनेटिक उत्पाद के हिस्सेदारी को लेकर उसमें जो समझौता हुआ, इसी के लिए जो नगोया प्रोटोकॉल है वो बुलाया गया था, क्योंकि वो जो है जापान के नगोया शहर में बुलाया गया था, इस कारण से उसका नाम हो गया नगोया प्रोटोकॉल। क्लियर है? अब ये बुलाया कब गया था? तो ये बुलाया गया था 24 अक्टूबर 2010 को। क्लियर? आगे देखेंगे, वर्ष 2010 में नगोया में जंगलों, कोरल रीफ और जैव विविधता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संधि हुई थी, इसलिए इसे नगोया प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या बोला जा रहा है? 2010 में जो संधि हुआ था ना नगोया प्रोटोकॉल, वो एक प्रकार से ऐतिहासिक संधि थी। अब ऐतिहासिक संधि थी मतलब कुछ बहुत ही विशेष प्रकार की संधि हुई होगी, कुछ विशेष प्रकार के बातों पर सभी ने एक साथ मत दिया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। और कब हुआ था ये? 2010 में हुआ था। जैव विविधता संरक्षण से संबंधित, जंगल से संबंधित और कोरल रीफ से संबंधित था ये प्रोटोकॉल। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अब देखिए इसमें क्या ऐसा विशेष प्रकार का संधि हुआ था जो इसको ऐतिहासिक संधि कहा गया। देखते हैं, बोला जा रहा है इस संधि के अनुसार जैव विविधता को बचाने के लिए 17% भूभाग और 10% समुद्र की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हर राष्ट्र को दे दिया गया। जैव विविधता संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ये प्रोटोकॉल बुलाया गया था। ठीक, तो इसमें संधि में ये क्लियर हुआ कि सभी राष्ट्र, जितने भी सदस्य राष्ट्र इसमें शामिल हैं, वो क्या करेंगे, वो अपने एरिया का, अपने राष्ट्र का 17% भूभाग, ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, 17% भूभाग और 10% जो समुद्र का हिस्सा है उसकी सुरक्षा करेंगे, मतलब उतना को प्रदूषित बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, प्रदूषित होने को उसको बचाएंगे, ऐसा बोला गया है। तो ये सभी राष्ट्र के लिए था, इसकी जिम्मेदारी सभी राष्ट्रों को दी गई जितने भी सदस्य राष्ट्र थे। तो ऐतिहासिक संधि बनना ही है क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्लियर हुए, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें क्लियर हो गए। ठीक है,
तो क्वेश्चन बन जाता है कि जो नगोया प्रोटोकॉल था उसमें किस विषय पर चर्चा हुआ और किस प्रकार से उसको ऐतिहासिक संधि कहा जाता है, कितने परसेंट भूभाग की चर्चा हुई या कितने परसेंट समुद्र की चर्चा हुई, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। अगर डिटेलिंग में नहीं पूछा तो याद रखना है आपको 17% भूभाग और 10% समुद्र वाला जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा करेंगे हर राष्ट्र, ये जो है इनकी जिम्मेदारी दी गई थी। आगे देखेंगे आईची लक्ष्य। अब ये क्या था, ये भी कोई सम्मेलन है, कोई संधि ही है। देखते हैं 2011 से 2020 तक के 10 वर्षीय रणनीति बनाई गई थी। इस रणनीति को नाम आईची लक्ष्य रखा गया था। क्या बोला जा रहा है, 2011 से 2020 तक दशक रणनीति बोला जाता है इसको, ठीक है। तो जो दशक रणनीति बनाया गया था इसे ही आईची लक्ष्य कहा गया था। अब देखिए आईची में कुल 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्य को शामिल किया गया था। अब ये आईची लक्ष्य रखा गया, नाम पर ही लक्ष्य है, मतलब इसमें कुछ टारगेट तो बनाए ही गए होंगे। तो टोटल 20 टारगेट रखे गए थे इसमें, जिसमें से 2020 तक ये तय हुआ था कि 2020 तक जो विलुप्त हो रहे प्रजाति हैं उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाएगा, उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा, पुनर्निवास दिया जाएगा उनको, ये उसमें फिक्स किया गया था आईची लक्ष्य में, ठीक है। तो ये था आईची लक्ष्य जिसमें क्या किया गया, 20 लक्ष्य रखे गए थे। क्वेश्चन बन जाएगा कि आईची लक्ष्य में कुल कितने लक्ष्य को शामिल किया गया था, तो 20 लक्ष्य को शामिल किया गया था, याद रखना है। आगे देखेंगे NBAP, ये क्या होता है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, मतलब क्या, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना, मतलब जो प्लानिंग होती है उसको इसमें एजुकेट किया जाता है। अच्छा, NBAP हमारे अस्तित्व में कब आया, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, याद रखना है आपको। NBAP की स्थापना कब हुई, 2008 में हुई। और 2014 में क्या हुआ, तो 2014 में इसके अंतर्गत 20 लक्ष्य रखे गए थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए आगे इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। विश्व का 2.4% भूभाग क्षेत्रफल होने के बावजूद भारत विश्व की 7 से 8% सभी दर्ज प्रजाति का पर्यावास है। अच्छा, आप सबको पता है भारत एक जैव विविधता वाला देश है ना, बहुत प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, बहुत प्रकार की यहाँ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, सबको पता है, विशेषकर पश्चिम घाट वाला जहाँ बहुत सारी प्रजाति पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है, मतलब तो वही बताया जा रहा है कि विश्व का सिर्फ 2.4% हिस्सा है भारत, उसके बावजूद क्या बोल रहा है, भारत विश्व की 7 से 8% सभी दर्ज प्रजातियां मतलब जो जंतु हैं और जो पादप हैं जिसका नाम जो है दर्ज है, जो हमारी जानकारी में है, तो उस दर्ज प्रजाति का पर्यावास है कहाँ, भारत की बात हो रही है। अब देखिए, अच्छा यहाँ से ये पॉइंट याद हो गया आपको कि विश्व का कितना परसेंट है भारत, 2.4%। आगे देखेंगे जिसमें 45,000 पादप प्रजाति और 91,000 जंतु प्रजाति है। यहाँ पर जो बोला गया सभी दर्ज प्रजाति, तो सभी दर्ज प्रजाति में क्या बताया गया है, 45,000 पादप प्रजाति हैं उसमें और 91,000 जंतु प्रजाति हैं। 2018 के रिपोर्ट के अनुसार है ये। अभी आप एक बार करंट चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से इसमें और ऐड नहीं हुए हैं, बाकी एक बार आप देख लीजिएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, 45,000 पादप प्रजाति और 91,000 जंतु प्रजाति शामिल है ना। आगे देखेंगे विश्व में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। क्या पूछा जा रहा है, विश्व में टोटल कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं, तो टोटल 36 हॉटस्पॉट है, ठीक है, जिसमें से 4 हॉटस्पॉट भारत में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। हॉटस्पॉट की बात हो रही है, 36 है टोटल जो कहाँ है, विश्व में, और भारत में उसमें से 4 हॉटस्पॉट जो है भारत में स्थित हैं। इसी प्रकार विश्व के 17 मेगा डाइवर्सिटी देशों में भी भारत शामिल है। मेगा डाइवर्सिटी कितने हैं, 17 हैं, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। आगे देखेंगे इस प्रकार जैव विविधता न केवल इकोसिस्टम कार्यतंत्र के आधार पर निर्माण करता है बल्कि देश में आजीविका का भी आधार प्रदान करता है, ठीक। आगे देखिए जैसे किस प्रकार से जो जैव विविधता का NBA के थ्रू किस प्रकार से इसका संरक्षण प्रदान किया गया, या मैं ये बोलूं कि भारत सरकार द्वारा
ठीक है। इसको किसको, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए, तो उसके अंतर्गत अपन देख सकते हैं कि 104 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए जहां जो जीव जंतु हैं, जो वनस्पति, उनको संरक्षित किया जाए इस इंटेंशन से। 50 टाइगर रिजर्व बनाया गया, 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया और क्या 50 टाइगर रिजर्व बनाया गया। 50वां टाइगर रिजर्व कहाँ बना है, अरुणाचल प्रदेश में बना है, कमलांग में, याद रखना है ये भी आपको। इस प्रकार से 11 कंजर्वेशन रिजर्व की भी स्थापना की गई है। ये क्या था, जो जैव विविधता है इसके संरक्षण करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं उसके बारे में डिटेलिंग था, जिसमें क्या है 104 क्या बनाया है, राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, 544 वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, 50 टाइगर रिजर्व बनाया गया है, 11 कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। इस प्रकार से जीवों को, जैव विविधता को संरक्षित करने की कोशिश की गई है। आगे देखेंगे, जैव विविधता के संरक्षण के लिए एनबीएपी तैयार किया गया है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या किया गया है, एनबीएपी तैयार किया गया है, जो वैश्विक जैव विविधता रणनीतिक योजना 2011 से 20 के अनुकूल है। अभी हमने देखा था एक दशक के रूप में बताया गया 2011 से 2020 को, उसी के अंतर्गत क्या बोला जा रहा है, जो एनबीएपी है वो भी अनुकूल है। अब देखिए 2010 में सीबीडी की बैठक स्वीकार किया गया था, क्लियर है। आगे देखेंगे, भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2002 में जैव विविधता एक्ट तैयार किया गया था। अभी तक आपको ये याद हो जाना चाहिए था। जैव विविधता अधिनियम कब आया है, 2002 में आया था। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इस एक्ट के क्रियान्वयन के लिए त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचा प्रस्तुत किया गया था या फिर बनाया गया था। ये भी पूछा जाएगा, जैव विविधता अधिनियम तैयार करने के लिए कितने स्तरीय ढांचा की गठन की गई थी, तो त्रिस्तरीय ढांचा का गठन किया गया था, याद रखेंगे आप। आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए, एक्ट की धारा 8 के तहत सर्वोच्च स्तर पर वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया था। ठीक है, 2003 में किया गया था, किसका, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया था। अब देखेंगे, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जो गठन किया गया था जैव विविधता प्राधिकरण, इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, ये भी याद रखना है। आगे देखेंगे, रामसर आर्द्र भूमि सम्मेलन महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, रामसर आर्द्र भूमि संधि, नाम से क्या लग रहा है, जैसे भारत का कुछ होगा रामसर, भारत का कुछ देश होगा, राज्य होगा, शहर का नाम होगा, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है ईरान का एक शहर है जिसका नाम था रामसर, और वहीं ये संधि हुई थी, इस कारण से इसका नाम रख दिया गया रामसर आर्द्र भूमि संधि। आर्द्र भूमि क्यों रखा गया, क्योंकि आर्द्र भूमि के ऊपर ही इस पर चर्चा बना गया, पानी हो गया, झील हो गया, इनसे संबंधित ही इसमें कुछ डिसीजंस लिए गए, इसलिए इसको नाम दे दिया गया रामसर आर्द्र भूमि संधि। क्लियर है, ठीक। आगे देखेंगे, यह विश्व में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए की जाने वाली संधि, नाम से ही क्लियर हो रहा है। 1982 में भारत ने हस्ताक्षर किया था। इस सम्मेलन पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया, तो भारत ने सन 1982 में हस्ताक्षर किया था। आगे, भारत ने इस संधि के अनुसार 6 आर्द्र भूमियों को सम्मिलित किया है। अब देखिए, भारत ने रामसर आर्द्र भूमि संधि के अंतर्गत 6 भूमि को सम्मिलित किया है। कौन कौन सी है वो, देखिए, एक तो चिल्का झील हो गया, केवलादेव हो गया, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना, फिर उलर झील है, हरी के बैराज है, लोकटक झील है, सांभर झील है। तो इस प्रकार से जो झील है उसको सम्मिलित किया है भारत ने, किसमें, रामसर सम्मेलन में। अब देखिए, इस संधि का उद्देश्य वर्तमान झीलों के नुकसान एवं भविष्य में झीलों के मौलिक पारिस्थितिक कार्यों तथा उनके आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, मनोरंजन के मूल्य को पहचानना है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा। अब क्या बोल रहा है, जो रामसर आर्द्र भूमि हुई थी, ये तो मैंने पहले बताया आपको कि ईरान के एक शहर का नाम है ना, वहीं ये संधि हुआ था, इसी कारण से इसका नाम रामसर संधि रखा गया था। इसका उद्देश्य क्या बताया जा रहा है, जो झील है, ठीक है, उनका जो पानी बहता है
उसको बहुत से लोगों द्वारा बोलना चाहिए जानते हुए या फिर अज्ञानता में उसको प्रदूषित किया जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उससे पर्यावरण भी दूषित हो रही है। तो उस नुकसान से बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, साथ साथ भविष्य में पानी का क्या वैल्यू होगा इसके बारे में जानकारी देने के लिए, उसके महत्व को समझाने के लिए सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक सभी प्रकार से, ठीक है, इस दृष्टि से ये संधि की गई थी जो कि झील से संबंधित है। अर्थात क्या बताया जा रहा है, भविष्य में झीलों के मौलिक पारिस्थितिक कार्य तथा उनके आर्थिक सांस्कृतिक जो मूल्य है उसको पहचानने के लिए इस संधि का गठन किया गया था, जिसके तहत जितने भी संबंधित सदस्य राष्ट्र है उसको इसके बारे में समझाया गया, ताकि आप अपने अपने राष्ट्र में कुछ ऐसे नियम बनाएं कि जिसके द्वारा झील को जो प्रदूषित किया जा रहा है उससे कंट्रोल किया जाए, उससे वो संरक्षित हो सके। जगह जगह पर कार्यक्रम चलाइए जिससे कि उनसे होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, या भविष्य में झील का क्या वैल्यू होगा इसके बारे में भी उनको समझाया जाए। ठीक, तो ये मेन उद्देश्य था इसका। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के झीलों के रामसर की सूची में अभी 2065 साइटें शामिल हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की झीलों पर आधारित सम्मेलन है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब बोल रहा है विशेषकर वाटरफाउल हैबिटेट, जो झीलों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो इस प्रकार से झीलों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि था ये, जो कि रामसर सम्मेलन के नाम से जाना गया। इसको नाम रामसर क्यों दिया गया ये आपने जाना, क्योंकि रामसर नामक जगह पर ये हुआ है, झीलों से संबंधित है, आर्द्र भूमि से संबंधित संधि है, इसलिए इसको नाम दिया गया रामसर आर्द्र भूमि संधि। आगे देखेंगे, आज का देखेंगे मैब। सबसे पहला पॉइंट है हमारा मैब, MAB। इसका फुल फॉर्म होता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। नाम से ही क्लियर होना चाहिए, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, पर्यावरण का मनुष्य से संबंध बनाने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, ठीक है, उसी के तहत ये जो संस्था है वो बनाई गई थी, MAB करके। ठीक, अब देखिए इसका क्लियर देखते हैं क्या बताया जा रहा है। मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये? यूनेस्को में स्टार्ट हुआ है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया 1971 में। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। पूछा जाता है MAB किस प्रकार का कार्यक्रम है या फिर किस प्रकार का संस्था है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यह एक अंतर सरकारी कार्यक्रम है। आगे देखेंगे, जिसका उद्देश्य मानव और पर्यावरण के बीच संबंध में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। मतलब आज आप देख रहे होंगे कि जो मनुष्य हैं वो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगातार पर्यावरण का ह्रास कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी प्रकार का उद्योग निर्मित करना है तो जंगलों से लकड़ियों को काट लिया जाता है, ईंधनों की पूर्ति के लिए काट लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से वनस्पति की लगातार कटाई की जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, पर्यावरण का ह्रास हो रहा है और वृक्ष रोपित करने का किसी के पास भी समय नहीं है। तो इस प्रकार से एक प्रकार का बोलना चाहिए पर्यावरण से जो मनुष्य है वो दूर हो गया है। आधुनिकीकरण के कारण भी अपन बोल सकते हैं मनुष्य अपने आप में इतना ज़्यादा व्यस्त है कि उसके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। तो बस इसी कारण से पर्यावरण और मनुष्य जो एक दूसरे से दूर हो गए हैं उनको पास लाने के लिए ये जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में होता क्या है, समय समय पर जगह जगह पर कार्यक्रम बनाया जाता है जिसके तहत जो जनता है, जो लोग हैं, उनको जागरूक किया जाता है पर्यावरण को लेकर कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से आप पर कितना उसका प्रभाव पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आप अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करते हैं उससे आपको कितना लाभ होगा। ये सारी चीज़ें एक कार्यक्रम के तहत लोगों तक पहुँचाई जाती हैं, लोगों को समझाया जाता है और पर्यावरण के लिए उनको जागरूक किया जाता है। तो ये होता है MAB का इंटेंशन, उसको बनाने का उद्देश्य। तो आपको ये समझ आ गया कि पर्यावरण और जो मनुष्य हैं उनके बीच में संबंध में सुधार करने के लिए एक वैज्ञानिक बेस बनाने के लिए MAB की शुरुआत की गई थी। कहाँ से की गई थी? यूनेस्को से की गई थी। कब किया गया था? 1971 में किया गया था। आगे देखेंगे इसका कार्य देखेंगे। अब देखिए MAB
मानव एवं प्रकृति द्वारा आरक्षित क्षेत्र में परिवर्तन के कारण मानव व पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करता है। मतलब पर्यावरण को मनुष्य नुकसान पहुंचाता है तो इससे कितना नुकसान पहुंच रहा है पर्यावरण को, और उस नुकसान का कितना % मनुष्य पर असर हो रहा है, इसका आकलन करता है MAB मैप। ठीक है, आगे देखेंगे। यह पर्यावरण संकट एवं सतत विकास के लिए पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देता है। मैंने वही बताया, MAB जगह जगह पर एक कार्यक्रम आयोजित करता है जिसके तहत लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक किया जाता है, उनको इससे संबंध में शिक्षा दी जाती है। पर्यावरण असंतुलन से मानव को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए मानव कल्याण कार्यक्रम भी चलाया जाता है। इसी के तहत MAB के तहत ही मानव कल्याण कार्यक्रम भी चलाया जाता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से हम पर कितना उसका प्रभाव पड़ेगा, इससे लोगों को बताया जाता है और उस नुकसान को कैसे दूर कर सकते हैं, पर्यावरण को असंतुलित होने से हम कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी इस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है। ठीक, मानव कल्याण कार्यक्रम किसके अंतर्गत चलता है, क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि MAB के अंतर्गत यह जो कार्यक्रम है वो जगह जगह चलाया जाता है। दूसरा पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ क्या बोल रहा है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसको क्या बोला जाता है, IUCN बोला जाता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का संस्था है, समिति है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। जैव विविधता मतलब मैंने आपको बताया था जीवों में पाए जाने वाली भिन्नता। एक ही जगह पर अलग अलग प्रकार के प्रजाति निवास करते हैं, तो जितनी ज़्यादा प्रजाति होंगी उतना ही उसमें विविधता भी पाया जाएगा, उतनी उनमें भिन्नता भी होगी। तो यही है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN। देखते हैं इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के समाधान खोजने में सहायता करता है। क्या बोला जा रहा है, पर्यावरण से संबंधित अगर कोई भी समस्या हो जा रही है, जैसे कि बहुत सारे जानवर जो है विलुप्त के कगार पर रहते हैं, विलुप्त होने वाले रहते हैं या फिर विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, तो उनको किस प्रकार से उनका संरक्षण करना है, अगर लास्ट बचे हुए तो उसको किस प्रकार संरक्षित करना है, कैसे वो विलुप्त हो रहे हैं, इसके बारे में विचार कर उसका समाधान ढूंढने में ये जो है मदद करता है। बहुत बड़ा क्या बोलना चाहिए, इसका हाथ रहता है इसके में, यही बताया जा रहा है। आगे देखेंगे, यह संघ विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर लाल सूची प्रकाशित करता है। रेड डाटा बुक के बारे में बताया जा रहा है। सबको पता है रेड डाटा बुक क्या होता है, वे प्राणी या वे वनस्पति जो विलुप्त होने की कगार पे हैं या विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, उनका नाम जो है रेड डाटा बुक में एंटर कर दिया जाता है, और वो एंटर किसके द्वारा किया जाता है, IUCN के द्वारा किया जाता है। और ये कैसे करता है, तो विभिन्न राष्ट्रों से जो नेटवर्क होता है जिसके द्वारा इनको जानकारी मिलती है कि यह जानवर जो है विलुप्त होने के कगार पर है या विलुप्त हो चुका, तो उस बेस पर क्या करता है, ये जो है एक बुक जो है निकालता है जिसमें उन जानवरों का नाम एंटर किया जाता है, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। तो याद रखना है, रेड डाटा बुक निकालता कौन है, किसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, IUCN के द्वारा। अब देखिए, जो विश्व में अधिक संकटग्रस्त प्रजाति है उसको दर्शाती है। मैंने अभी यही बताया, जो विलुप्त होने वाले हैं या फिर किसी प्रकार के संकट में हैं, उसके बारे में जो एंटर है उनका नाम वो जो है IUCN के द्वारा ही रेड डाटा बुक में की जाती है। आगे देखेंगे, व्हेलिंग नियमन के अंतर्गत सम्मेलन, व्हेलिंग नियमन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बोल रहा है, ये क्या होता है, IWC। देखिए क्या बताया जा रहा है, अत्यधिक शिकार से व्हेल प्रजातियों का संरक्षण करना। व्हेल, आप जानते हैं व्हेल क्या होता है, एक प्रकार की मछली होती है ना, इसका बहुत अधिक मात्रा में शिकार किया जा रहा है, जिससे क्या हो रही है, इनकी जो प्रजाति है वो समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। तो वही बोला जा रहा है, जो IWC है इसका कार्य यही होता है कि जो व्हेल की प्रजाति है जो शिकार करने से नष्ट हो रही है, तो उस शिकार से उसको संरक्षण प्रदान करना। आगे देखेंगे, व्हेल मछली पालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमन की एक प्रणाली की स्थापना करना, जिससे व्हेल भंडारों का उचित संरक्षण और विकास सुनिश्चित हो सके। IWC का कार्य बताया जा रहा है,
वेल का किस प्रकार से संरक्षण हो सकता है, इसके बारे में इसमें जानकारी दी जा रही है कि कैसे उसको हम संरक्षित करें। आगे देखेंगे, और वेल भंडारणों द्वारा भविष्य की पीढ़ियों प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करना, मतलब कैसे जो वेल है वो भविष्य में भी सुरक्षित रह पाएंगी, इसके बारे में भी सोचना, ये काम IWC का रहता है। नाम से ही क्लियर है, IWC मीन्स क्या, वेलिंग नियमन के अंतर्गत सम्मेलन। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है, वो आप देख लेंगे। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पौधा संरक्षण सम्मेलन। अब क्या बात हो रही है, पादप पे बात हो रही है, वनस्पतियों पे बात हो रही है कि किस प्रकार से उनको संरक्षित कर सकते हैं। तो उनको भी संरक्षित करने के लिए एक सम्मेलन बना जिसका नाम है IPPC। ठीक है, याद रखेंगे। इस सम्मेलन के तहत आयातक देश की आवश्यकताओं के अनुसार निर्यात के लिए वस्तुओं का निरीक्षण वैधानिक है। आगे देखेंगे, यह राष्ट्रीय क्षमता विकास, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग और विवाद निपटाने को सुविधाजनक बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करने के लिए तंत्र और IPPC के तहत ISPM और अन्य दायित्वों को लागू करने में मदद करने के लिए तंत्र प्रदान करता है। क्या बोला जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पौधा संरक्षण का कार्य बताया जा रहा है। ये सम्मेलन किस प्रकार से होता है, देखिए बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं जो कि स्थान विशेष की होती है, मतलब जो एक क्षेत्र है वहाँ का होता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो विदेशों से भी मंगाए जाते हैं। ठीक है, या फिर हमारे यहाँ से भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको विदेशों में भेजा जाता है। तो इन सब में जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि देखिए कोई भी वृक्ष हो उसके ग्रोथ करने के लिए उसको पर्याप्त भौगोलिक परिस्थिति चाहिए, जिस परिस्थिति की उसको आदत हो गई होती है, उसी परिस्थिति में ही वो बेटर तरीके से खिल सकता है, बढ़ सकता है, ग्रोथ कर सकता है। ठीक, तो वही बताया जा रहा है कि इन दायित्वों को पूर्ति करने के लिए किस प्रकार से एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है, कैसे उन पौधों के संरक्षित करने के लिए उनको एक भौगोलिक परिस्थिति देना है, इसके बारे में जो जानकारी है, जो विचार है, ये IPPC के तहत बनाया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे, विश्व विरासत सम्मेलन WHC, ये क्या है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों का विश्व विरासत से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सम्मेलन किस लिए होगा, विश्व विरासत के संरक्षण के लिए बुलाया जा रहा होगा। ठीक, देखिए बोल रहा है, इसका उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों का चयनित एवं संरक्षित करना होता है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। फिर कुछ खास परिस्थिति में ऐसे स्थलों को इस समिति द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है। प्रत्येक विरासत स्थल उस देश की संपत्ति होती है जिस देश में वह स्थित होता है। क्या बोला जा रहा है, विरासत स्थल किसे कहा जाता है, एक देश है, मान लीजिए वहाँ कोई विरासत स्थल है ना, पूर्वजों से जो चला आ रहा स्थल है, तो उसमें क्या होता है, मतलब प्राचीन समय से जो स्थल जिस भी देश में मौजूद है उसकी संरक्षा करना, उसको सुरक्षित रखना, उसको संरक्षण प्रदान करना, ये उस देश का कर्तव्य होता है। ठीक है, क्योंकि वह उस देश की धरोहर कहलाती है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हित भी इसी में होता है, चाहे नेशनल लेवल की बात करूं या फिर इंटरनेशनल लेवल की। आने वाली पीढ़ियों के लिए, मानवता के हित के लिए इनका संरक्षण करें, बल्कि पूरे विश्व समुदाय को इसके संरक्षण की जिम्मेदारी होती है। पर्टिकुलर किसी देश की ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि ये हमारे देश के अंदर विरासत है ना, तो हम ही इसकी सुरक्षा करें। ये जो है सभी पूरे विश्व के जो जितने भी विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, मतलब विश्व में जितने भी राष्ट्र होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि विश्व में जितने भी विरासत सूची में ऐड है ना, जो जो जगह, जो जो स्थल, उनका क्या बोलना चाहिए, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए, क्योंकि वो सब हमारा अपना है। वो दूसर देश का है तो क्या हुआ, विश्व तो हमारा एक देश है, विश्व ही हमारा एक घर है, ऐसा माना जाता है। तो अगर मान लीजिए आप पर्यटन करने के लिए किसी दूसरे देश में गए हो, ठीक है, वहाँ पर्यटन करने के लिए गए, वहाँ के विरासत सूची में जो भी नाम ऐड है, वहाँ आप जगह गए घूमने के लिए, आपने देखा कि वहाँ कोई स्थल है जो बहुत ही सुंदर है, लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि हमारे देश का नहीं है, तो हम इसको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुँचा सकते हैं। मान लो कांच का शीशा है, उसको तोड़ दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
चाहे आप किसी भी देश में हो, विश्व का जो विरासत सूची है उसका रक्षा करना सभी का कर्तव्य होता है। सिर्फ उस देश का ही नहीं, सभी लोगों का कर्तव्य होता है। बस यही बताया जाता है किसके द्वारा? WHC के द्वारा। ठीक है, मतलब किस प्रकार से उनको संरक्षित करना है, क्यों संरक्षित करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी WHC के तहत जो सम्मेलन होती है उसमें समझाया जाता है। आगे देखेंगे IIED, ये क्या होता है? यह जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय लोगों की आजीविका के बीच मध्यस्थ स्थापित करने का कार्य करता है। किसके बारे में बताया जा रहा है? जैव विविधता संरक्षण और जो स्थानीय लोग हैं उनके आजीविका के बीच में मध्यस्थ का कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे CMS, ये क्या होता है? ये अपनी सीमा के दौरान स्थलीय, समुद्री और एवियन प्रवासी प्रजातियों को संरक्षित रखा जाता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे साइट्स क्या होता है? इसका लक्ष्य है जंगली जानवरों और पौधों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनके अस्तित्व को खतरा ना पहुंचाएं। देखिए क्या होता है, बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं जिनको व्यापार की दृष्टि से संरक्षित किया जाता है, लेकिन जैसे ही व्यापार का बात आता है तो उनको बेच दिया जाता है। बेचने के बाद जो उनका यूज करने लायक अंग होता है उसको निकाल दिया जाता है, जंतुओं को मार दिया जाता है। जैसे कि गेंडा की बात मैं करूं तो उसका जो सींग होता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए गेंडे का शिकार किया जाता था, उसको क्या बोलना चाहिए, शिकार करके रखा जाता था। फिर उसके सींग जो होता है उसको व्यापार कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था, क्योंकि उससे बहुत ही प्रकार की औषधि बनाई जाती थी। तो यही सब बोला जा रहा है साइट्स के तहत। इसका लक्ष्य है कि जो भी जंगली जानवर है या फिर जो वनस्पति है उसको अपने लाभ के लिए उनको नहीं मारना चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। तो इसके तहत जो भी रूल्स, नियम, कानून बनाया जाना है वो साइट्स के तहत बनाया जाता है। ठीक है, समझ आ गया साइट्स क्या होता है। आगे देखेंगे CGIAR, ये क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परामर्श समूह। नाम से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परामर्श समूह, मतलब कृषि के अनुसंधान हेतु परामर्श देने का कार्य इसके अंतर्गत होता है। देखिए यह एक वैश्विक साझेदारी के लिए संगठनों को एकजुट करती है। ठीक है, वैश्विक साझेदारी की, इंटरनेशनल की बात हो रही है, जो भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षित के लिए शोध में लिए जाते हैं। कृषि की बात हो रही है, मतलब खाद्य सामग्री से ही संबंधित है, जो कि भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षित करने के लिए शोध करते हैं। अगर भविष्य में कभी अकाल की स्थिति बन भी जाए तो अभी से हम कैसे खाद्य सामग्री को सुरक्षित करके स्टोर करके रख सकें। ठीक है, इस बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। देखिए अन्य प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य: गरीबी को कम करना, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करना, मानव स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना, प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। किसका काम बताया जा रहा है? CGIAR का काम बताया जा रहा है। इसका क्या काम बताया जा रहा है कि किस प्रकार से खाद्य सामग्री को स्टोर करके जो गरीबी है उसको हम दूर कर सकते हैं, कैसे पर्यावरण का ह्रास होने से हम बचा सकते हैं, इसके साथ साथ मानव स्वास्थ्य पोषण स्तर पर किस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी कहाँ से मिलती है? CGIAR से मिलती है। तो इस प्रकार से हमारे आज के वीडियो में सरकार द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के लिए जितने भी प्रयास किए गए, जो समितियां बनाई गई, संस्थाएं बनाए गए, संगठन का निर्माण हुआ, वो हमारे आज के वीडियो में कवर हो जाता है। इतना भी आप याद कर लिए तो बहुत है। क्योंकि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। पहली बार अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो